चलो, तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमने थोड़ी बहुत हार्मोन्स की बात की थी। तो हार्मोन्स में मैंने आपको हाइपोथैलेमस के बारे में बताया था और पिट्यूटरी के बारे में बताया था। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक एक डेफिनेशन के बारे में बात करें कि हार्मोन्स एक्चुअली में होते क्या हैं, तो हार्मोन्स क्या होता है बेटा? हार्मोन्स आर दी केमिकल्स। क्या होते हैं? केमिकल्स। ठीक है। अब ये हार्मोन जो है ये केमिकल्स है, और ये जहां से सिक्रीट होते हैं उसको बोलते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? अभी तुम लिखना नहीं, मैं तुम्हें पूरी डेफिनेशन बताऊंगी, बट यहाँ पे अभी हम मेन मेन पॉइंट देख रहे हैं। क्या बोलते हैं हम? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो हॉर्मोन्स, इसको हम डेफिनेशन को इस तरीके से लिखेंगे दैट हॉर्मोन्स आर दी केमिकल्स दैट आर secreted by एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन केमिकल्स को बनाकर कहाँ सिक्रीट करेंगे? डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है। तो अभी हमने हार्मोन्स के बारे में क्या देखा कि जो हार्मोन्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? केमिकल नेचर के होते हैं। सिक्रीट कौन करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है, और डायरेक्टली सिक्रीट करता है किसमें? ब्लड में। एंड थ्रू ब्लड ये जो हार्मोन्स हैं, ये जो केमिकल्स है, दे विल रीच टू द टारगेट ऑर्गन, और जहाँ पे ये अपना जो भी काम है वो करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख रही हूँ यहाँ पे, हार्मोन्स थ्रू ब्लड स्ट्रीम reach to the target organ and show its response। ठीक, नोट करो इसको। कर लिया? चलो, अब यहाँ पे एक चीज अगर आपने देखी हो तो मैंने लिखा है कि हॉर्मोन्स का नेचर कैसा होता है बेटा? बैठ जाओ जल्दी से। हॉर्मोन्स का नेचर कैसा होता है? केमिकल। तो केमिकल का क्या मतलब होता है कि या तो वो प्रोटीन का बना होगा या स्टेरॉइड का बना होगा। तो जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं किसमें, कि वो किस चीज का बना है, क्या वो प्रोटीन का बना है या वो बना है स्टेरॉइड का। तो आप हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है। मैं किसके बेसिस पे बता रही हूँ? ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर। ठीक है। तो वो जो हार्मोन है वो किसका बना हो सकता है बच्चों? वो प्रोटीन का बना हो सकता है या वो स्टेरॉइड का बना हो सकता है। तो यहाँ पे दो डिविजन्स लिखी मैंने। फर्स्ट इज द प्रोटीनेशियस हार्मोन एंड सेकंड इज द स्टेरॉइड हार्मोन। कौन से होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन पता है आपको? जो भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो सारे कैसे हार्मोन्स होते हैं आपके? स्टेरॉइड हार्मोन। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एग्जाम्पल्स है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। साथ ही साथ एड्रीनल ग्लैंड जो होता है, उस एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से, आप कॉर्टेक्स समझते हो, एड्रीनल ग्लैंड के बाहर वाले पोर्शन से जो हार्मोन्स आते हैं वो भी कौन से होते हैं? स्टेरॉइड। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो ये बच्चों याद रखना है, इसी से इस पे डिपेंड करती है कि ये हॉर्मोन्स फंक्शन किस तरीके से करते हैं, जो कि अभी मैं तुम्हें नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगी। इसको नोट करो।
देखो यहाँ पे एक चीज लिखी है मैंने, ये जो प्रोटीनेशियस हार्मोन है इसको फिर से मैंने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया। ऐसे हार्मोन जो कि अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव हैं। फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड का मतलब तो तुम समझते ही हो कि उसी से मिलके क्या बने होते हैं, तुम्हारे प्रोटीन्स बने होते हैं। तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव का क्या मतलब है कि किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो गई है और उससे क्या बन गया है आपका अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। कौन सा होता है आपको पता है इन हार्मोन्स के नाम? मैं लिखूंगी आपको समझ में आ जाएगा। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। कौन से हार्मोन है बच्चों? ये जो तुम्हारे स्ट्रेस हार्मोन होते हैं एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, उन्हीं के ही ये नाम है। ठीक है। दूसरा तुम्हारा आयोडोथायरोनिन। तो किसमें चाहिए होता है आयोडीन? कौन सा हार्मोन बनने के लिए चाहिए होता है? थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन किसके अंदर आएगा तुम्हारा? आयोडोथायरोनिन में। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो तुम्हारा होता है कौन सा? पेप्टाइड या फिर पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। तो एक चीज यहाँ पे याद रखो, जितने भी हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं, जितने भी पिट्यूटरी वाले जो हार्मोन्स होते हैं, कैसा नेचर होता है बच्चों उनका? पॉलीपेप्टाइड, यानी कि छोटी छोटी प्रोटीन्स की चेन होती है। उसके अलावा इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। तो उनके भी एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं दैट इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन एंड ग्लूकागॉन इज ऑल्सो आ पेप्टाइड हार्मोन। उसके अलावा थाइमस से जो भी हार्मोन निकलता है, ठीक है, आपका पैराथायरॉयड हार्मोन, सब किधर से आएगा? इधर से। ठीक है। तो थाइमोसिन, पैराथायरॉयड हार्मोन, ये सब कैसे है बच्चों? प्रोटीनेशियस नेचर के हॉर्मोन्स हैं। साथ ही साथ कौन सा एक हार्मोन होता है आपका पीनियल ग्लैंड से निकलता है ना, कौन सा बताओ? मिलेटोनिन। वही तो, वो कौन सा हार्मोन है? पेप्टाइड। तो मैं यहाँ पे उसका भी एग्जांपल लिख देती हूँ, दैट इज पीनियल ग्लैंड हार्मोन लिख देती हूँ, उससे याद रहेगा। डन? समझ में आया? चलो अब ये मैंने तुम्हें बताया क्यों, क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें पता करनी है। क्या? देखो, वो जो स्टेरॉइड हार्मोन है, जनरली जो स्टेरॉइड होता है वो कैसा नेचर होता है उसका? लिपिड नेचर होता है, फैट वाला नेचर होता है ना? इसका मतलब क्या है कि ये लिपिड में सोल्यूबल होगा। स्टेरॉइड हार्मोन यानी ये चारों हार्मोन जो है ये क्या होंगे बच्चों? लिपिड में सोल्यूबल होंगे। तो ये कैसे होंगे? लिपिड सोल्यूबल। ठीक है। कौन से? टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो भी हार्मोन्स है। ठीक। साथ ही साथ इन तीनों में से ये जो आपका आयोडोथायरोनिन है, ये क्या होता है बच्चों? ये भी लिपिड सॉल्यूबल होता है। ठीक। पर मैं ये सारी चीजें तुम्हें बता क्यों रही हूँ कि कौन लिपिड में सॉल्यूबल है, कौन लिपिड में इनसॉल्यूबल है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये जो केमिकल्स हैं ये अपने टारगेट साइट पे जाएंगे, जो कि एक सेल हो सकती है ना? तो सेल ही होगी टारगेट साइट, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन सेल की तो मेम्ब्रेन है जो किसकी बनी हुई है? लिपिड की। अब आपको पता है लिपिड में लिपिड तो डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन क्या डिसॉल्व नहीं हो सकता? वाटर वाला, क्योंकि उसके पास कौन सा पार्ट है? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक दोनों है ना? तो अब अगर मैं आपसे बेसिक सेंस से भी पूछूं कि थायरॉक्सिन सीधा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर नहीं चला जाएगा न्यूक्लियस के पास? और इनफैक्ट न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन भी वैसी ही होती है जैसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो ये तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करेगा। सीधा किसके पास चला जाएगा? ये डीएनए के पास। वहां पे जाके चेंज करके अपना काम करा देगा। सेम ये भी। लेकिन प्रॉब्लम किसको आ रही है? ये वाले जो कैसे हैं, तो जो पानी में घुलते हैं वो लिपिड में नहीं होते सोल्यूबल। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये भी वाटर सोल्यूबल है और ये भी वाटर सोल्यूबल है। ठीक है। तो मैं तुम्हें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता रही हूँ बच्चों कि लिपिड सोल्यूबल वाला कैसे काम करता है और वाटर सोल्यूबल वाला कैसे काम करता है। तो उससे तुम्हें सभी का आइडिया लग जाएगा कि जनरली सारे हॉर्मोन्स किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है। हेडिंग डालो बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है। पहले मैं इधर बात करूंगी बच्चों कि प्रोटीनेशियस हार्मोन कैसे काम करेंगे, और इधर हम बात करेंगे
कि आपका स्टेरॉइड हार्मोन किस तरीके से काम करता है। दोनों के मैं एक्शन आपको बता रही हूँ। ठीक है, एक बार मैं देख लेती हूँ किसी को डाउट तो नहीं है लाइव चैनल पे। ठीक है, तो चलो अब एक बात समझने की कोशिश करो बच्चों, प्रोटीन हार्मोन क्या मेम्ब्रेन के अंदर जा सकते हैं? प्रोटीन वाले तो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो उनका रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होगा? मेम्ब्रेन पे। ठीक है, सेल की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा। तो चलो मैं प्रोटीन की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे बायोलिपिड लेयर बना देती हूँ। समझ रहे हो ये मैंने क्या बनाया है? तो ये बायोलिपिड लेयर है और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है इसके बीच में? रिसेप्टर। क्या दिख रहा है बच्चों? रिसेप्टर दिख रहा है। अब होगा क्या, मैं प्रोटीन हार्मोन की बात कर रही हूँ और मैंने आपको बताया था कि जितने भी पिट्यूटरी से हार्मोन्स होते हैं वो सारे कौन से होते हैं बच्चों? प्रोटीनेशियस होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, किसका एग्जाम्पल ले रही हूँ? मान लो कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है किसका? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। किसका एग्जाम्पल लिया है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, एफएसएच। अब ये एफएसएच अंदर तो जा नहीं सकता, लेकिन ये एफएसएच कहाँ पे बैठ जाएगा? यहाँ पे। ठीक है, ये एफएसएच जो है वो यहाँ बैठ गया। ठीक, ये रहा एफएसएच। अब ये क्या करेगा? जैसे ही ये इस पे आके बैठ जाएगा, अंदर से सेकेंडरी मैसेंजर्स आ जाएंगे। सेकेंडरी मैसेंजर का क्या मतलब होता है? कि इसका मैसेज लेके दूसरे जो मॉलिक्यूल्स है वो जाएंगे। तो यानी ये क्या कर देगा बच्चों? एक्टिवेट कर देगा किसको? यहाँ पे लिखती हूं मैं, इट विल एक्टिवेट सेकेंडरी मैसेंजर्स। इसका मतलब ये है कि इसकी इस गेट से एंट्री नहीं है, पर इसने अपना मैसेज किसी सेकेंडरी मैसेंजर को दे दिया। अब वो जो सेकेंडरी मैसेंजर है बच्चों, वो कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन से होते हैं याद रखना है। कैल्शियम आयन जो होता है वो सेकेंडरी मैसेंजर हो सकता है। एक होता है IP3, इसका मॉलिक्यूल भी जो है वो क्या हो सकता है बच्चों? सेकेंडरी मैसेंजर हो सकता है। उसके अलावा AMP, साइक्लिक AMP। साइक्लिक AMP का मतलब समझते हो? साइक्लिक AMP, इसका मतलब है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो मोनोफॉस्फेट किसका काम कर रहा है? सेकेंडरी मैसेंजर का। और ट्राइफॉस्फेट किसका काम कर रहा है बच्चों? जो भी आपका एनर्जी वाला काम होता है। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिव हो गए हैं, ये सेकेंडरी मैसेंजर कहाँ जाएंगे? यहाँ पे क्या होगा बच्चों? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होगी। तो ये जो सेकेंडरी मैसेंजर है, ये जो मैसेज होगा ये किसको दे देंगे? अंदर DNA को। और जो भी DNA है उसके अंदर कुछ बदलाव आएंगे और आपको क्या मिल जाएगा? रिस्पॉन्स। ये बहुत मैंने बेसिक बताया है, थोड़ा इससे डिटेल में ही होता है, पर इतना आपको पता होना ही चाहिए। ठीक, डन। लिख लिया? एक मिनट बस, उसको भी लिखने देते हैं। लिख लिया तुमने? चलो अब स्टेरॉइड हार्मोन की बात करते हैं बच्चों। अब वापस से हम क्या बनाएंगे? ये रही क्या? बायोलिपिड मेम्ब्रेन। ठीक है, कोई भी स्टेरॉइड हार्मोन सोच सकते हो। कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन लेना है हमें? ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब वो क्या करेगा बच्चों? वो डायरेक्ट अंदर आ जाएगा। ये रहा मान लो हार्मोन, तो वो डायरेक्ट अंदर आ जाएगा ना, क्योंकि वो क्रॉस कर सकता है किसको?
मेम्ब्रेन को। अब एक चीज जो समझने वाली है कि प्रोटीनेशियस हार्मोन का जो रिसेप्टर है वो किस पे था, सेल मेम्ब्रेन पे, लेकिन स्टेरॉइड हार्मोन का जो रिसेप्टर है वो कहाँ होता है, ये किसको भी पास कर गया बच्चों, न्यूक्लियस को भी पास कर गया, और इसका जो रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ पे। तो और ये क्या बन गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, क्या बन गया ये, हार्मोन, हाँ, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और ये किससे बाइंड होगा, ये वाला जो रिसेप्टर है और हार्मोन, ये किससे बाइंड हो जाएंगे, ये बाइंड होगा आपके किसके, डीएनए से। फिर क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन, फिर क्या बनेंगे, प्रोटीन्स, ठीक है ना, और उससे क्या आएगा, रिस्पॉन्स। समझ में आया। तो जो प्रोटीन हार्मोन है, बस बेसिक मुझे इतना समझाना है कि जो प्रोटीन हार्मोन है उसका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे होता है, लेकिन स्टेरॉइड हार्मोन का रिसेप्टर बिल्कुल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, दोनों का मोड ऑफ एक्शन जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। डन, लिख लो इसको पहले। डन ना। चलो, लास्ट क्लास में हमने सारे ग्लैंड्स के बारे में बात करी थी, एक बार हम दोबारा से उसकी लिस्ट बना लेते हैं। कितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारे पास, सारी हम लिस्ट बनाएंगे। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास क्या नहीं होती बच्चों, डक्ट नहीं होती, दे आर डक्टलेस ग्लैंड। क्यों, क्योंकि ये अपनी सिक्रीशन को कहाँ दे रहे हैं, डायरेक्टली ब्लड में दे रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सा है, स्टार्ट करेंगे हम टॉप से। सबसे पहला कौन सा है, हाइपोथैलेमस। दूसरा कौन सा है, पिट्यूटरी। तीसरा कौन सा है, पीनियल ग्लैंड। चौथा इज योर थायराइड ग्लैंड। देन पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड के बाद कौन सा ग्लैंड आएगा, थाइमस। ठीक, थाइमस के बाद कौन सा ग्लैंड आता है, बिल्कुल सही, उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड, और मेल में टेस्टिस, और फीमेल में ओवरी। ठीक है, अब इस बात को जरा हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि ये जो हाइपोथैलेमस होता है, इट इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो जो भी मास्टर ग्लैंड है उसका भी मास्टर कौन है, तुम्हारा हाइपोथैलेमस। तो भाई मास्टर ग्लैंड कौन सा है, पिट्यूटरी। तो उसको हम लिख देते हैं कि भाई ये कौन सा ग्लैंड है, दिस इज दी मास्टर ग्लैंड। किसका मास्टर बच्चों, जितने भी सारे आपको ग्लैंड्स दिख रहे हैं सबका मास्टर कौन है, पिट्यूटरी। और एक्चुअली में पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारा हाइपोथैलेमस। तो जरा याद करो, जब हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो मैंने तुम्हें किसके बारे में बताया था, डाई इंसेफेलॉन के बारे में। और मैंने बताया था कि जो डाई इंसेफेलॉन होता है उसका रूफ बनाता है एपिथैलेमस, बेस बनाता है हाइपोथैलेमस, और साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं उसके, थैलेमस। तो अगर सपोज करो ये रूफ है किसका, डायंसेफेलॉन का, तो ये क्या है तुम्हारा एपिथैलेमस, जिससे एक ग्लैंड अटैच होता है, कौन सा होता है वो, पीनियल ग्लैंड। ये अगर मैंने बनाया हाइपोथैलेमस, तो इससे भी एक ग्लैंड अटैच होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। और साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, थैलेमस, जो कि एक्ट करते हैं एज अ रिले सेंटर। तो ये स्ट्रक्चर आपका डाई इंसेफेलॉन का है। धीरे धीरे एक चीज समझते जाना है यहाँ पे। ये मैंने क्या बनाया है, एपिथैलेमस। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया है, हाइपोथैलेमस। और साइड्स में क्या बनाया है, ये वाले थैलेमस, है ना। अब हाइपोथैलेमस से ये जो ग्लैंड अटैच है इसको मैं क्या बोलूंगी, पिट्यूटरी। ठीक है,
समझ में आ रहा है? अब ये सारे जो स्ट्रक्चर है तो कहीं ना कहीं एक क्रेनियम में ही ना। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो एक बोन में एक कैविटी होती है उसमें प्रेजेंट होता है। कौन सी बोन में बच्चों? हमारा जो पूरा पोर्शन है स्कल का उसमें एक बोन होती है स्फेनॉइड बोन। कौन सी बोन होती है? स्फेनॉइड बोन। उसमें ऐसा गड्ढा होता है, उसको बोलते हैं सेला टर्सिका। तो अगर आपसे पूछी जाए व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी, सो पिट्यूटरी इज लोकेटेड इन स्फेनॉइड बोन इन द बोनी कैविटी नोन एज सेला टर्सिका। समझ में आया? तो मैं यहाँ उसको नोट में लिख देती हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड is located bony cavity called sella turcica of कौन सी बोन? स्फेनॉइड। डन। ठीक, लिख लिया। अब ये देखो एक और चीज, ये जो पिट्यूटरी है ये हाइपोथैलेमस से अटैच है बाय मीन ऑफ स्टॉक। दिख रही है तुमको? एक स्टॉक बनाई हुई है ये रही, है ना? ये जो स्टॉक है इसका नाम है इन फंडी बुलम। तो हम ऐसे बोल सकते हैं दैट पिट्यूटरी इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय मींस ऑफ स्टॉक नोन एज इन फंडी बुलम। डन। ये दूसरा वाला ग्लैंड कौन सा है याद करो, मैंने क्या बताया था इसके बारे में? कौन सा ग्लैंड है ये? पीनियल ग्लैंड। अब तुम्हें ब्रेन के सारे ग्लैंड्स दिख रहे हैं, कौन कौन से लिखवाया मैंने? पहला इज हाइपोथैलेमस, दूसरा पीनियल ग्लैंड, और तीसरा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो स्टार्टिंग के तीन ग्लैंड्स की तो लोकेशन भी हमको थोड़ी सी समझ में आ गई है। डन। चलो अब हम बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है वो किस तरीके से कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को। तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है कौन से हार्मोन? स्टिमुलेटिंग या फिर इनहिबिटिंग हार्मोन। सो हाइपोथैलेमस के अंदर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई होते हैं जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं। अब ये मैं तुम्हें बता चुकी थी लास्ट क्लास में कि हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से अलग अलग तरीके से कोऑर्डिनेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से थ्रू दी हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से डायरेक्ट नर्वस कंट्रोल के थ्रू ये कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, सारे हार्मोन्स भी मैंने लास्ट क्लास में लिखवा दिए थे कि कौन कौन से हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग डालो ग्रोथ हार्मोन। लिखा नहीं अभी? अच्छा लिख लो, ये बना लिया ना? ये नोट लिख लो, लिख लो। लिख लिया? लगता है आज कोई भी नहीं पढ़ रहा है, एक बच्चा पढ़ रहा है, सिर्फ वो दिखता ही नहीं है। अच्छा चलो, ग्रोथ हार्मोन हेडिंग डालो बच्चों, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब एक एक करके हम हार्मोन्स पे आ गए हैं। सबसे पहला हार्मोन पढ़ रहे हैं हम ग्रोथ हार्मोन, जिसको और हम बोलते हैं सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, सो ग्रोथ हार्मोन इज आल्सो नोन एज सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, अब ग्रोथ करानी है सबसे पहले किसको पता लगेगा? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, दैट इज हाइपोथैलेमस। फिर हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? एंटीरियर और पोस्टीरियर? एंटीरियर पिट्यूटरी से। इसका मतलब ये रहा हमारा क्या? हाइपोथैलेमस ये किसी ना किसी तरीके से किसको कोऑर्डिनेट करने वाला है? एंटीरियर पिट्यूटरी को। और ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसको इससे क्या निकलवाना है बच्चों? ग्रोथ हार्मोन। तो अब ये जो आपका हाइपोथैलेमस है ये क्या बोलने वाला है पिट्यूटरी को कि आपको ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना है। तो जो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास भेजा जाएगा दैट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकालेगा ये? ग्रोथ
हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तो हो गया ना कोऑर्डिनेशन। क्या कि हाइपोथैलेमस ने ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भेजा किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, जिसने सिक्रीट किया क्या, ग्रोथ हार्मोन। अब इस ग्रोथ हार्मोन को क्या करानी है, ग्रोथ करानी है, तो इसकी टारगेट साइट होनी चाहिए बच्चों। तो ये कहाँ कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ग्रोथ कैसे होगी, जब अंदर के ऑर्गन्स बढ़ेंगे, जब स्केलेटल मसल बढ़ेगी, सो इट विल गो टू वेरियस टारगेट ऑर्गन्स, और ये क्या करा देगा, अल्टीमेटली ओवरऑल ग्रोथ कराएगा किसकी, बॉडी की। ठीक है। अब एक चीज बच्चों हमें समझनी पड़ेगी, कोई भी हार्मोन जो है उसका सिर्फ उतना ही रिलीज होना सही है जितना उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर वो हार्मोन कम है तो जो वो हार्मोन काम करता है वो हमारी बॉडी में नहीं होगा, और अगर वो हार्मोन ज्यादा है तो उससे भी जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं दोनों चीजों के बारे में बताती हूँ, हाइपर सिक्रीशन से क्या होगा ग्रोथ हार्मोन की, और हाइपो सिक्रीशन से क्या होगा। तो पहले हेडिंग डालो बच्चों, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। देखो, जरूरी नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन की जो हाइपो सिक्रीशन है या हाइपर सिक्रीशन है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एज में है। बचपन में भी ऐसा हो सकता है, चाइल्डहुड स्टेज में, कि बहुत सारा ग्रोथ हार्मोन निकल गया, और हो सकता है कि वो अडल्ट होकर बहुत ज्यादा हार्मोन निकला है। तो इफ हाइपर सिक्रीशन हो रही है इन चाइल्ड, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं जाइजेंटिज्म। लेकिन अगर ये जो हाइपर सिक्रीशन है ये ज्यादा हो रही है किसमें, अडल्ट में, तब हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, तब हम इसको बोलते हैं एक्रोमेगैली। क्या बोलते हैं, एक्रो, सो व्हाट इज एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली का क्या मतलब है कि जो हाइपर सिक्रीशन हो रही है वो किस उसमें हो रही है स्टेज में, अडल्ट स्टेज में। सेम हो सकता है कि अगर हाइपोसिक्रीशन हो जाए तो वो भी छोटे बच्चों में भी हो सकती है, बड़ों में भी हो सकती है। अगर छोटों में ही होती है तो उसको बोलते हैं पिट्यूटरी डुआर्फिज्म, उसमें बच्चे की ग्रोथ जो है वो छोटी ही रह जाएगी, डुआर्फ रह जाएगा वो, क्योंकि अभी हाइट बड़ी नहीं है ना। तो इसमें लिखो यहाँ पे हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। क्या हो जाएगा बच्चों इससे, चाइल्ड में होगी तो स्टंटेड ग्रोथ, जिसको हम क्या बोलेंगे, डुआर्फिज्म। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, डू ऑफ हो गया है बच्चा। ठीक, लिखो इसको। नहीं, उसके बाद भी ऐसा नहीं है, हमें हर स्टेज में ग्रोथ की जरूरत होती है, फिर एक कंडीशन होती है उसे एटेलियोसिस बोलते हैं, जो अडल्ट में होती है। ठीक है, डन। वो लिस्ट बताओ ग्रोथ हार्मोन के बाद मैंने कौन सा हार्मोन लिखवाया था फिर तुम्हें, देखो लास्ट क्लास में आई थी, देखो अर्णव, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलो हेडिंग डाल दो बच्चों, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी नहीं, तुम थायराइड ग्लैंड हेडिंग डालो, पूरा पढ़ाते। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये थायराइड ग्लैंड, देखो अगर मैंने बनाया है ये विंड पाइप, कैसे पता लगा मुझे विंड पाइप है, क्योंकि इसके पास क्या है बच्चों, सी शेप कार्टिलेज के रिंग। ठीक है, हमारा ट्रेकिया ऐसा ही होता है कि कोलैप्स ना हो जाए, उसके ऊपर कार्टिलेज की इस तरीके से रिंग्स बनी होती हैं। अब अगर मैं देखूं थायराइड ग्लैंड एक्चुअली में कहाँ पे प्रेजेंट है, तो थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है, इस तरीके से प्रेजेंट होता है, बटरफ्लाई ग्लैंड है, हम्म, ऐसे बटरफ्लाई टाइप्स ऑफ ग्लैंड है ये देखो। तो ये मैंने क्या क्या बनाया हुआ है, ये तो हो गया ट्रेकिया, जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, और ये क्या बनाया मैंने, थायराइड ग्लैंड। और ये थायराइड ग्लैंड के दो लोब्स हैं जो बीच से कनेक्टेड है, इसको हम क्या बोलते हैं,
इस्थमस, इस्थमस इज बेसिकली ऐसा वाला पोर्शन है जिससे कोई भी हार्मोन रिलीज हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये नॉन ग्लैंडुलर पार्ट है। चलो, अब हमें इस चीज को समझना है। सपोज करो मैंने इस थायराइड ग्लैंड को कट कर दिया और मैं इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख रही, तो अब मुझे क्या मिलेगा? तो मान लो ये मेरा थायराइड ग्लैंड का कट पोर्शन है। याद करो एपिथेलियल टिश्यू में आप लोगों ने ये तो पढ़ा है कि जो थायराइड फॉलिकल्स होती है उसमें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, ठीक है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है इसको जब मैंने कट करा तो मुझे बीच बीच में कुछ इस तरीके से सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये क्या है? थायराइड फॉलिकल्स। क्या है ये? थायराइड फॉलिकल्स। इन थायराइड फॉलिकल्स के अंदर कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट है बच्चों? क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट हैं जो क्या बनाएंगे? थायराइड हार्मोन। तो मैंने वैसे भी आपको पढ़ा है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो कवरिंग बनाता है, तो ये किसकी कवरिंग बना रहा है बच्चों? फॉलिकल्स की कवरिंग बना रहा है। सेम यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। हाँ बेटा, क्यूब जैसी है ना। ठीक है, दो में मैंने बना दिया। अब ये फॉलिकल्स क्या करती है? थायराइड फॉलिकल्स ये सिक्रीट करती है क्या? थायराइड हार्मोन। क्या सिक्रीट करती है बच्चों? थायराइड हार्मोन। और थायराइड हार्मोन का स्पेशल नाम आपको तो पता ही होगा, क्या बोलते हैं? थायरॉक्सिन। अब ये जो थायरॉक्सिन है इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। क्या होती हैं? दो फॉर्म्स। ये जो थायरॉक्सिन आपको दिख रहा है, इस थायरॉक्सिन की दो फॉर्म्स होती हैं। एक फॉर्म होती है, यही लिख देती हूँ, T3, और एक फॉर्म होती है कौन सी? T4। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो अभी हमने पढ़ा था कि ये आयोडोथायरोनिन है, यानी कि टायरोसिन के ऊपर क्या लग जाते हैं? आयोडीन के मॉलिक्यूल्स लग जाते हैं। अगर तीन लगे हैं तो ट्राई आयोडोथायरोनिन, चार लगे हैं तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ठीक है। और ज्यादातर आपको 80% यही वाली फॉर्म मिलती है। ठीक, मैं लिख देती हूँ, ये क्या है? ट्राई आयोडोथायरोनिन, and this is टेट्रा आयोडोथायरो। ठीक, आया समझ में? अब इधर देखो, ये जो बीच में जगह आपको खाली दिख रही है, इन फॉलिकल्स के बीच में भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको अलग अलग कुछ कुछ सेल्स मिलेंगी बीच में, जो खाली जगह इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसको हम बोलते हैं, दो फॉलिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें है ना ये सेल प्रेजेंट, तो उसको हम बोलते हैं पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। क्या बोलते हैं? पैरा फॉलिकुलर सेल्स। और ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? थायरो कैल्सी। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? थायरो कैल्सिटोनिन। नाम सुना है इसका? हम्म, हाँ, थायरो कैल्सिटोनिन। ठीक, इतना समझ में आया तुम्हें? अब इसको लिखो पहले। क्या? नहीं, अभी फंक्शन सबके लिखवाऊंगी। अलग अलग फंक्शन। डन। चलो, अब इधर देखो, इंपॉर्टेंट चीज, ये देखो, ये तुम्हारा थायराइड ग्लैंड है और ये थायराइड फॉलिकल्स क्या बना रही है? क्या बना रही है? थायरॉक्सिन बना रही है। इस थायरॉक्सिन को बनने के लिए किसकी इंपॉर्टेंट है? आयोडीन की। अगर डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई इनकेस, तो क्या होने वाला है? क्या नहीं बनेगा?
थायरॉक्सिन नहीं बनेगा और ये जो थायराइड ग्लैंड है ये कैसा हो जाएगा, पूरा का पूरा स्वेल हो जाएगा और फिर हम उस कंडीशन को क्या बोलेंगे कि गॉइटर हो गया है। ठीक, समझ में आया। पर ये जो थायराइड फॉलिकल्स है ये थायराइड बनाए इसके लिए इसको कौन बोलेगा, और पिट्यूटरी को कौन बोलेगा, हाइपोथैलेमस। तो होने क्या वाला है, इधर देखो, ये रहा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को कमांड किसको देनी है, पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी को किसको कमांड देनी है, थायराइड ग्लैंड को। समझ में आया। अब देखो, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करेगा, कौन सा, थायराइड। इस पे तुम सिर्फ रिलीजिंग हार्मोन लिखो, या यही लिख देती हूँ मैं, थायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, फिर यहां से एक हार्मोन आएगा जिसको हम बोलेंगे थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन, जो थायराइड को क्या करेगा, स्टिम्युलेट करेगा। अब ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे गया, थायराइड ग्लैंड पे, और थायराइड ग्लैंड ने कौन सा हार्मोन रिलीज किया, थायरॉक्सिन। फिर थायरॉक्सिन कहाँ जाएगा बच्चों, वेरियस किस पे, अपने अपने टारगेट ऑर्गन्स पे। समझ में आया। ठीक है, सिंपल है ये। अब हमें क्या पढ़ना है, एक बार बस हम देख लें कि थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या है, फिर हम बस ये देख लें कि थायरोकैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या है, तो हमारा थायराइड ग्लैंड कंप्लीट हो जाएगा। तो हेडिंग डालो बच्चों, फंक्शंस ऑफ थायरॉक्सिन। सबसे पहला, इट regulates the metabolism of proteins, comma, carbohydrate and fats। सब समझाती हूँ, पहले लिख देती हूँ। It regulates basal metabolic rate। ठीक है, helps in RBC synthesis। ठीक है, also regulates menstrual cycle in females। लिखो इसको, सब समझाऊंगी बच्चे भी। चलो, जब लिख रहे हो तो बताना, सारी चीजों को एक बार देखेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। लिख लिया। देखो, पहली चीज तो बच्चों, जो भी हम प्रोटीन खाते हैं, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो भी हम फैट खाते हैं, उससे क्या बनना है, ठीक है, और उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, उसका टूटना और उसका बनना। वो सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका थायरॉक्सिन। ठीक है, अब एक पर्सन का मेटाबॉलिक रेट क्या होना चाहिए, कितने स्तर से चीजें टूटनी चाहिए, क्या सब कुछ बनना चाहिए, वो सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका थायरॉक्सिन। तो ये बीएमआर कंट्रोल कर रहा है। जिसका बीएमआर बहुत बढ़ जाएगा तो वो इंसान जो है वो पतला 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 हो जाता है, क्योंकि सारी चीजें जो है बहुत जल्दी जल्दी मेटा, बोलते हैं ना कि कोई बहुत पतला होता है कि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, तो वो यही चीज है।
ठीक। तीसरा बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कि ये किसमें हेल्प करता है, आरबीसीज की सिंथेसिस में। साथ ही साथ जिन फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है तो उनकी जो है थायराइड प्रोफाइल भी चेक की जाती है, क्योंकि थायराइड क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलेट हो रही है, साथ साथ कि बॉडी की ग्रोथ को तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मेटाबॉलिज्म है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट, फैट का, सबको अगर रेगुलेट कर रहा है तो बॉडी ग्रोथ में तो ऑब्वियस सी बातें इन्वॉल्व होना ही है। साथ ही साथ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को भी हमारी बॉडी में मेंटेन करता है। तो ये कुछ फंक्शंस है जो तुम्हें याद करने हैं। दूसरा कौन सा हार्मोन था यहाँ से जो निकल रहा था, दैट वाज थायरोकैल्सिटोनिन। तो हेडिंग डालो बच्चों, फंक्शंस ऑफ थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन बोल दो या कैल्सिटोनिन बोल दो, एक ही बात है। अब देखो इसका एक ही फंक्शन है बच्चों, कैल्सिटोनिन का मतलब कैल्शियम से रिलेटेड है, और इसका फंक्शन क्या है, फंक्शंस लिख दिया, एक ही फंक्शन है इसका। फंक्शन क्या है कि ये डिक्रीज करता है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को। याद रखना है इसको, अब इसके ऑपोजिट हार्मोन में बताऊंगी। इट डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। कैसे डिक्रीज करेगा बच्चों, अगर मैंने खाना खाया सपोज करो, उसके अंदर कोई कैल्शियम वाली चीज ली, विटामिन डी लिया, कैल्शियम लिया, है ना, सब कुछ लिया मैंने, तो मेरे ब्लड में आ गया, तो ये क्या करेगा, बोन को दे देगा। तो अगर ये बोन को दे देगा, है ना, ब्लड से, तो ब्लड में क्या हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ब्लड में क्या, कैल्शियम के लेवल को। तो ये मैं लिख देती हूँ, दैट इट ट्रांसपोर्ट्स कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन। तो इसने ब्लड से बोन में कैल्शियम को भेज दिया है। ठीक, डन। दूसरा कौन सा ग्लैंड है, थायराइड के पीछे ही एक ग्लैंड होता है, क्या नाम है उसका, पैराथायरॉयड ग्लैंड। उसके बारे में भी जरा देखो यहाँ पे। अभी हमने एक डायग्राम बनाया था, इसको जरा वापस से लेकर चलते हैं उस पेज पे। इधर देखो, देखो ये हमने ट्रेकिया को आगे से देखा है, लेकिन मैं अगर इसको उल्टा कर दूं तो मुझे कैसे दिखेगा, तो इसको देखो यहाँ पे कि मुझे कैसा दिखने वाला है। ये मैंने बनाया क्या, ट्रेकिया, ये है ट्रेकिया। अब कार्टिलेज की रिंग्स कैसी होती है बच्चों, सी शेप होती है, तो पूरी पीछे से पूरी नहीं होंगी, पूरा नहीं है, सी शेप है, मतलब कि मेरे को सिर्फ इतनी ही रिंग्स दिख रही हैं इधर से। समझ में आ रहा है, पीछे की तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, पैराथायरॉयड ग्लैंड की, तो मुझे पैराथायरॉयड ग्लैंड ना पीछे से ऐसे दिखेगा, कि किस तरीके से दिख रहा है, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं, और 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड थायराइड के एक लोब में प्रेजेंट होते हैं। तो कितने पैराथायरॉयड ग्लैंड है बच्चे, 4। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 पैराथायरॉयड glands are present, one pair in each lobe of thyroid gland। ठीक, चलो। अब ये पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये भी कोई हार्मोन तो रिलीज करेगा ही, ठीक है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, बिल्कुल। तो ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है
ये सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसका नाम क्या है, पैरेथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन है बेटा, पैरेथ हार्मोन। और ये जो पैरेथ हार्मोन है ये ऑपोजिट काम करता है, और किसके ऑपोजिट काम करता है, कैल्सिटोनिन के। अभी कैल्सिटोनिन का काम क्या है, वो क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को। तो ये क्या करने वाला है, पैरेथ हार्मोन ये बढ़ाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट वर्क्स ऑपोजिट टू थायरोकैल्सिटोनिन। इसका मतलब क्या है, दैट इट विल इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, ये क्या करेगा, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा। लेकिन कैसे, देखो 3 तरीके हैं जिससे ब्लड में कैल्शियम को बढ़ा सकता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके ही याद करना है, पहला, दूसरा, तीसरा। कौन कौन से वो 3 तरीके हैं, एक तो मैंने कैल्शियम कैसे लिया, खाने से। ठीक है, तो जो भी एब्जॉर्प्शन है उसमें कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर दो तो ब्लड में कैल्शियम आ जाएगा। तो पहला क्या है, इट इंक्रीज दी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम फूड। ठीक, तो एक तो खाने से कैल्शियम को तुमने बढ़ा दिया, दूसरा कहाँ से, बोन से। ठीक है, तो दूसरा कहाँ से ले लिया इसने, इट इंक्रीजेस, एक टर्म है मैं यहाँ लिख देती हूँ, बोन रीसॉर्प्शन। बोन रीसॉर्प्शन का मतलब क्या है, अगर हम बात करें तो जो हमारी बोन्स होती है दे आर दी रिजर्वॉयर ऑफ कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम। तो अगर कमी आ रही है कैल्शियम की तो भाई बोन से ले लो। इसका मतलब क्या है, अगर तुमने खाने में कैल्शियम नहीं खाया, ठीक है, सोचो अगर तुमने खाने में कैल्शियम नहीं खाया तो पैरेथ हार्मोन को तो क्या बढ़ा रहा है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल, तो फिर वो तुम्हारी हड्डियां इसीलिए तो कमजोर हो जाती हैं अगर आप कैल्शियम जो है वो नहीं कंज्यूम कर रहे हो। क्योंकि क्या हो रहा है, बोन का रिसॉर्प्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो कैल्शियम है उसको हम ट्रांसलोकेट कर रहे हैं कहाँ से बच्चों, बोन से ब्लड में। तो उससे क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली जो ब्लड है उसका कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। ठीक, तीसरा एक और मोड है, बताओ, कि जो भी हमने बेसिकली जो हमारा फिल्ट्रेट बन गया है किडनी में, तो वहां से भी हम मोर एंड मोर कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ लिख देती हूँ, मोर कैल्शियम इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम किडनी ट्यूब्यूल्स। तो अल्टीमेटली इसने क्या कर दिया बच्चों, कैल्शियम को बढ़ा दिया है ब्लड में। समझ में आया। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक हम भूल गए थे, यहाँ पे मैं दोबारा आ जाते। देखो ये हमने बनाया है क्या, थायराइड ग्लैंड के बारे में। हमने अभी बात करी थी कि कोई भी हार्मोन अगर डेफिशिएंट हो जाए या कोई भी हार्मोन अगर एक्सेस में हो जाए तो प्रॉब्लम होती ही है। तो थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी और ये रह गया था हमारा, तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इधर ही, यहाँ पे, हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। क्या होता है बच्चों इससे, पहली बात क्या हो जाएगा, गोइटर। क्या कॉज है इसका, आयोडीन डेफिशिएंसी इन डाइट। और एक तरीके से ये क्या भी है, ये आपका रिवर्सिबल भी है। क्यों रिवर्सिबल है, क्योंकि डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है, आप उस डेफिशिएंसी को फुलफिल कर दो तो ये रिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक, ये तो बात हुई कि अगर हाइपोसिक्रीशन हो रही है जनरल केस में आयोडीन के डेफिशिएंसी से। लेकिन अगर हाइपोसिक्रीशन हो रही है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि कोई फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है, देखते जाना, कोई फीमेल जो है प्रेग्नेंट है और उसकी बॉडी के अंदर किसकी कमी हो गई है, थायरॉक्सिन की कमी हो गई है। और अभी हमने पढ़ा था कि थायरॉक्सिन एक्सेलरेट करता है क्या, बॉडी की ग्रोथ को। तो इसका मतलब बच्चे की तो ग्रोथ ही होती है पेट में, और होता ही क्या है। तो उसका मतलब कि थायरॉक्सिन नहीं है ढंग से एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी तो बच्चे की क्या होगी, ग्रोथ नहीं होगी। तो बच्चा कैसा पैदा होगा बच्चों,
देखो बहुत सारी चीजें होंगी, बच्चा डीफ और म्यूटिज्म भी शो कर सकता है, बच्चा मेंटली, हाँ ठीक है, और बोल भी नहीं सकता इधर, डीफ एंड म्यूटिज्म, देन मेंटली रिटार्ड भी हो सकता है, तो ऐसा बच्चे को हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म। तो आपसे अगर पूछा जाए कि क्रिटिनिज्म किसकी वजह से होता है, तो क्रिटिनिज्म इज ड्यू टू द लोअर सिक्रीशन या हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। समझ में आया? तो ये तो था हाइपोसिक्रीशन के बारे में। अगर मैं बात करूं हाइपर सिक्रीशन अगर हो रहा है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, अभी हमने इसका केस तो देखा कि चलो हाइपर सिक्रीशन हो रहा है क्योंकि डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी है। अब हाइपर सिक्रीशन क्यों हो रहा है? मे बी जो थायराइड ग्लैंड है उसकी सेल्स बहुत ज्यादा बन गई हैं। वो किस केस में होता है कि कोई गांठ हो गई है या फिर कैंसर हो गया है, सो ड्यू टू द कैंसर और नोड्यूल इन दी थायराइड ग्लैंड हाइपर सिक्रीशन हो जाएगी थायरॉक्सिन की, और उससे क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत ज्यादा बीएमआर बढ़ जाएगा, वो पर्सन बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा, ठीक है, और मतलब उसको हमेशा से रेस्टलेसनेस होगी, वो कभी बैठ नहीं सकता चैन से, ठीक है, क्योंकि ये हार्मोन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एनर्जी बनाता है क्योंकि कंट्रोल कर रहा है ना मेटाबॉलिज्म को। तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई चीज टूट रही है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, तो एनर्जी बन रही है, और अगर हाइपर सिक्रीशन हो गई तो ज्यादा एनर्जी बन रही है, पर वो जो पर्सन होगा वो एकदम रेस्टलेस हो जाता है, ठीक है। तो ड्यू टू दी वहां लिखते हैं ड्यू टू, किस लिए हो रही है हाइपर सिक्रीशन, नोड्यूल एंड कैंसर ऑफ थायराइड, गांठ हो सकती है, नोड्यूल हो सकती है, और ये भी प्रॉब्लम हो सकती है पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है कि पिट्यूटरी बार बार कमांड ही दिए जा रहा है ना, तो प्रॉब्लम हाइपोथैलेमस में भी हो सकती है, पिट्यूटरी में भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, बट ज्यादातर यही लिखते हैं। और उससे क्या होता है ना बच्चों की, गॉइटर तो होगा ही होगा क्योंकि थायराइड ग्लैंड में भाई बढ़ रहा है ना, उसकी सेल में नोड्यूल्स है, तो गॉइटर तो होगा ही होगा, साथ में जिसमें हाइपर सिक्रीशन होती है उनकी आंखें भी बाहर आ जाती है, थोड़ी सी ना प्रोट्रूडिंग आईज भी हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर, याद रख लेना इस नाम को, एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर या फिर ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। तो व्हाट इज ग्रेव्स डिजीज और एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर, ड्यू टू दी हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, जो आंखें हैं वो बाहर आ रही हैं और गोइटर हो रहा है, इसलिए हम इसको ये बोल रहे हैं, ठीक है बच्चों, इसको पूरा का पूरा नोट करो तुम लोग। लिख लिया? डन। चलो, अब इसके बाद कौन सा हार्मोन आएगा, सॉरी कौन सा ग्लैंड आएगा, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, अब यहाँ पे आ रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, थाइमस के बारे में। हेडिंग डालो बच्चों, थाइमस ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट होता है थाइमस ग्लैंड? इन फ्रंट ऑफ हार्ट एंड बिलो द स्टर्नम। जैसे अगर मैं ऐसे खड़ी हुई हूँ तो यहाँ पे एक बोन है ना, दैट इज नोन एज स्टर्नम, इस स्टर्नम को हटाओगे तो तुम्हें मिलेगा थाइमस ग्लैंड, और उस थाइमस को हटाओगे तो पीछे हार्ट है, सो इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द स्टर्नम एंड हार्ट, लिखो। ठीक है, तो मान लो अगर ये मैंने स्टर्नम बनाई है साइड से, कुछ इस तरीके की बोन होती है, ठीक है, और पीछे ये हार्ट है,
ठीक है, तो ये है हार्ट, दिस इज स्टर्नम जो कि बोन है, इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, डन। थाइमस ग्लैंड का काम क्या होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। इट हेल्प्स इन द प्रोलिफरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। अब ये क्या नहीं मैंने बात लिख दी, याद करो, लिम्फोसाइट्स इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, इन्फेक्शन से फाइट करना या हमारी इम्यूनिटी में किसी ना किसी तरीके से ये काम करती हैं। ज्यादातर जितनी भी सेल्स होती है वो कहाँ पे बनती है, बोन मैरो में। ये जो टी लिम्फोसाइट्स है ये भी कहाँ बनती है, बोन मैरो में। तो टी लिम्फोसाइट्स की स्टोरी सुनो। तो ये जो मैंने टी लिम्फोसाइट्स लिखी हैं, याद करो मैंने आपको उसमें पढ़ाया है टिश्यूज में, कनेक्टिव टिश्यू में, कि लिम्फोसाइट दो तरीके की होती है, एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक होती है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट बनती भी बोन मैरो में है और मेच्योर भी बोन मैरो में ही होती है, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट होती है वो बनती तो बोन मैरो में है लेकिन मेच्योर कहाँ होगी, वो थाइमस में। ठीक है, तो ये जो टी लिम्फोसाइट है इसकी फॉर्मेशन होती है बोन मैरो में और मैचुरेशन होती है किसमें, थाइमस में। तो थाइमस इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, अब ये लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है ये तुम्हें पता नहीं है, तो ये आज की क्लास में हम सीखेंगे, क्लास 9th में। तो थाइमस इस तरीके का काम कर रहा है। अब हमें इतना तो पता है कि ये जो टी लिम्फोसाइट होता है ये किस में इन्वॉल्व है, किसी ना किसी तरीके से इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है। कैसे, कोई भी सेल अगर बाहर से आती है तो ये टी लिम्फोसाइट्स उसको खा जाती है, और खाने के बाद क्या करती है, अपने सरफेस पे उसके टुकड़े को बिछा लेती हैं अच्छे से। ठीक है, और फिर जाती है बी लिम्फोसाइट के पास। फिर बी लिम्फोसाइट इसको देखता है कि अच्छा ये कुछ कुछ तो लेकर आया है, और उसके अगेंस्ट अगेंस्ट क्या बनाता है, एंटीबॉडी। तो ये क्या बनाती है, खुद में ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बनती हैं, और ये क्या करती हैं, बी लिम्फोसाइट्स को बोलती हैं कि भाई तुम इनके अगेंस्ट क्या बनाओ, एंटीबॉडीज, तभी किसी हम इन्फेक्शन से फाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करती है उसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सो टी लिम्फोसाइट इज इन्वॉल्व in cell mediated immunity। तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो प्रोवाइड करती है। ठीक, अब थाइमस ग्लैंड के बारे में एक खास बात है कि, सुनो, इंटरेस्टिंग है कि ये जो थाइमस ग्लैंड होता है ये चाइल्ड में और ओल्ड एज वालों में सबसे छोटा होता है। जैसे अब हमारी जो एज है, स्पेशली मेरी वाली है ना, तो उसमें क्या होगा, ये एकदम मैक्सिमम पे होता है, यानी कि इस टाइम पे मेरी इम्यूनिटी सबसे अच्छी है। ठीक है, जब मैं बिल्कुल ही बच्ची थी तब बच्चे जल्दी बीमार होते हैं, उनको वैक्सीन लगाई जाती है और उनको जो एंटीबॉडीज है प्री फॉर्म वो भी दी जाती है, बहुत सारी चीजें करते हैं। और जो बूढ़े हो जाते हैं उनकी भी तबीयत जल्दी खराब हो जाती है। लेकिन जो बीच वाली एज के होते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, क्योंकि उनके थाइमस का साइज उस टाइम पे सबसे ज्यादा होता है, तो टी लिम्फोसाइट ज्यादा बन रही होती है। अब मेरा सवाल ये है कि जो साइज है थाइमस ग्लैंड का, वो चाइल्ड में और ओल्ड एज में कम क्यों हो गया है। हम्म, देखो चाइल्ड में वो अभी तक पूरा अच्छे से नहीं प्रिपेयर हुआ है, और ओल्ड में वो डीजेनरेट होने लग गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि चाइल्ड में नॉट फुली फॉर्म, और ओल्ड में इट स्टार्टेड डी जनरेटिंग। तो इनकी जो इम्यूनिटी होती है इट लीड्स टू लोअर इम्यूनिटी। ठीक, इट लीड्स टू लोअर इम्यूनिटी। समझ में आया, थाइमस लिख लो।
लिख लिया। चलो, इसके बाद कौन सा ग्लैंड आता है थाइमस के बाद? एड्रीनल ना, एड्रीनल या पैनक्रियास दोनों में से हम एड्रीनल पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालो बच्चों, एड्रीनल ग्लैंड। कहाँ पे लोकेटेड है ये एड्रीनल ग्लैंड? किडनी के ऊपर। तो देखो, अगर मैंने ये किडनी बनाई है, ये एक किडनी है एंड दिस इज आल्सो अ किडनी, तो जो एड्रीनल ग्लैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? किडनी के ऊपर, प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ किडनीज। इसीलिए इसको हम बोलते हैं, इट इज अ सुप्रा रीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको हम? सुप्रा रीनल ग्लैंड, यानी रीनल का मतलब होता है किडनी और उसके ऊपर रखा है, तो ये कैसा ग्लैंड है? सुप्रा रीनल ग्लैंड। अब जरा हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये दिखता कैसा है। तो ये पूरा का पूरा, अगर मैंने एड्रिनल ग्लैंड बनाया है तो मैं इसको दो हिस्सों में बांट सकती हूँ। कौन कौन से? बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेड्यूला। कॉर्टेक्स से अलग हार्मोन्स निकलते हैं और मेडुला से अलग हार्मोन्स निकलते हैं। जिन स्ट्रेस हार्मोन्स की हम हमेशा बात करते हैं वो कहाँ से आते हैं बच्चों? एड्रिनल मेडुला से। कौन कौन से? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है। अभी जो कॉर्टेक्स है इसको भी हमने 3 लेयर्स में डिवाइड किया है, आउटर, मिडल और इनर। इनको भी हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। चलो, मैं यहाँ पे इसके 3 हिस्से लिखती हूँ, कौन कौन से हैं। ठीक है। तो ये इसकी 3 लेयर्स है बच्चों, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा कौन कौन सा है यहाँ पे। जोना फैसिक्युलेटा, जोना रेटिकुलरिस और जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है। हम्म। ठीक है। सबसे बाहर वाली रेटिकुलरिस होती है, मैंने उल्टा लिख दिया है, याद कर लेना। ये वाली होती है आउटर, ये वाली होती है मिडल एंड दिस इज बेसिकली इनर। जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होते हैं कुछ हॉर्मोन्स, दैट इज नोन एज सेक्स स्टेरॉइड्स। एक और चीज बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली, याद करो जब मैंने तुम्हें केमिकल नेचर बताया था तो मैंने लिखा था कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टेरॉइड। कौन कौन से? जो यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे और यहाँ से आएंगे, वो किसका नेचर कैसा होता है? स्टेरॉइड नेचर का होता है। एनसीईआरटी है 11th की तुम्हारे पास अभी? देना। 12th की है? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसमें खोल लेती हूँ। सेकेंड। आउटर और एक सेकेंड। दिस इज आउटर, दिस इज इनर और ये है आपकी मिडल। ठीक है। अब सही है। ठीक। चलो, अब बच्चों इसके अंदर क्या होता है ना, अलग अलग हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज किए जा रहे हैं। जैसे जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे बाहर वाली जो लेयर है, इसमें से जो हार्मोन्स आते हैं वो कौन से होते हैं तुम्हारे? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का क्या मतलब है? कि स्टेरॉइड हार्मोन्स है जो क्या कर रहे हैं, देखो,
मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का क्या मतलब है कि ये वो स्टेरॉइड हॉर्मोन्स हैं जो किसको कंट्रोल कर रहे हैं बच्चों, तुम्हारी बॉडी में मिनरल कितना रहना चाहिए, वाटर कितना रहना चाहिए। बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं और उस पूरे ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स में से जो सबसे स्पेशल है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोस्टेरोन। क्या बोलते हैं उसको हम, एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन इज बेसिकली द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, उसके बाद जोना फेसिकुलेटा से एक और हार्मोन आता है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज के लेवल को भी मेंटेन करता है। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। बहुत सारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं जिसमें से जो मेन है वो कौन सा होता है तुम्हारा, कॉर्टिसोल। और जो सबसे अंदर वाली है जोना रेटिकुलरिस, यहाँ से क्या आते हैं बहुत सारे सेक्स स्टेरॉइड्स। ठीक, डन। तो एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन क्या है, यही लिख लेते हैं। इट मेंटेन्स द वाटर एंड आयन बैलेंस। ठीक है, कॉर्टिसोल क्या करता है, इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ, डन। उसके बाद ये मेड्यूला के जो दो हॉर्मोन्स है तुम्हारे कौन कौन से बच्चों, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये क्या करते हैं, दीज आर दी स्ट्रेस हॉर्मोन्स। कैसे हॉर्मोन्स है ये, क्या ये जो आपके स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं? क्या ऐसा होता है कि एपिनेफ्रिन बढ़ा रहा है हार्ट रेट को तो नॉरएपिनेफ्रिन डिक्रीज करेगा, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ये दोनों ही साथ में आपके स्ट्रेस को ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। और जब ये आपके स्ट्रेस को ओवरकम करते हैं बच्चों, तो कुछ इसके साथ क्या होता है, ये आपके हार्ट रेट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जो रेस्पिरेटरी रेट होता है उसको भी ये क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। साथ में जो भी डाइजेस्टिव जूसेस होती है उसकी सिक्रीशन को ये कम कर देते हैं। जब डर लगता है तो इस तरीके से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पाइलो इरेक्शन। तो इट हेल्प्स इन पाइलो इरेक्शन। क्या होता है, प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाती है और आप बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। तो क्या करेगा ये, प्यूपिल को डायलेट करेगा। और लास्ट लिखते हैं कि ये इंक्रीज करेगा क्या, अलर्टनेस। सो इट इंक्रीज, इट इंक्रीज अलर्टनेस। ठीक, इतना तुम्हें एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पता होना चाहिए। डन बच्चों। ठीक है, एक बीमारी का नाम है बच्चों एडिसन्स डिजीज। ठीक है, एडिसन्स डिजीज के बारे में बस तुम्हें इतना याद रखना है कि ये होती किस वजह से है। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है वो किसी की बॉडी में कम है तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, एडिसन्स डिजीज। तो इसका मतलब क्या है, इट इज ड्यू टू दी हाइपो सिक्रीशन ऑफ ग्लूको एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, इट इज ड्यू टू दी हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्लूको एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक, अब कॉर्टिसोल के लिए एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवाती हूँ मैं। कॉर्टिसोल क्या है, विच इज योर मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो सुनो, जो कॉर्टिसोल होता है इट इज एन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट।
क्या मतलब है बच्चों इसका? इट इज एन इम्यूनो सप्रेसिव। सप्रेस करने का मतलब क्या होता है? किसी को रोक देना या उसके उसको स्लो कर देना। अब इम्यूनो सप्रेसिव का क्या मतलब है? इम्यून सिस्टम को रोक देना। तो क्या ये हमारी कोई हेल्प कर सकता है? सपोज करो, क्यों नहीं, देखो सुनो, अगर हमने किसी का मान लो किडनी ट्रांसप्लांट किया है, तो किसी की किडनी मैच करी है तब भी हमने ट्रांसप्लांट किया है, तब भी हमारी बॉडी क्या करती है? उसे कोप अप नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो कुछ एंटीजेंस को पहचान लेती है कि ये भाई हमारे नहीं है, और वो उसको क्या कर देती है? ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती है और पर्सन की डेथ हो जाती है ना? ऑर्गन रिजेक्शन किसको? अब ये ऑर्गन रिजेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है पेशेंट का बड़ा एक्टिव है, बहुत पहचान पा रहा है ना? तो हमें क्या करना है? इम्यून सिस्टम को उसके सप्रेस कर दो। अगर उसका इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा तो ऑर्गन रिजेक्शन के चांसेस जो है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस में हम क्या प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को? कॉर्टिसोल। ठीक है, हम कॉर्टिसोल उसको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये भी है कि तुमने उसके इम्यून सिस्टम को बिल्कुल क्या कर दिया है? सप्रेस कर दिया है। तो अब जो किसी इंसान को नॉर्मली जो लड़ जाता था किसी भी बीमारी से, वो इसको हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट की स्पेशल केयर करनी पड़ती है और उसको आइसोलेट करना पड़ता है। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्के खाता नहीं फिरेगा, क्योंकि बहुत सारे पैथोजन बहुत कुछ होता है वहां पे। तो ये कॉर्टिसोल हम वहां पे यूज करते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव और एंटी इंफ्लेमेटरी बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं। ठीक, इसके बाद कौन सा ग्लैंड बचा हमारा? पेनक्रियास। लिखो। कहाँ पे लोकेटेड होता है? बिटवीन यू शेप्ड डियोडेनम। ठीक है, तो मान लो ये मैंने क्या बनाया है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये ड्यूडेनम है। तो यहीं पे क्या प्रेजेंट होगा तुम्हारा? इस तरीके से। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज पेनक्रियास। ठीक है, अब अगर मैं पेनक्रियास की बात करूं बच्चों, तो पेनक्रियास के अंदर बहुत तरीके की सेल्स होती है, बहुत टाइप्स ऑफ सेल्स होती है। बट अगर मैं बात करूं इसके एंडोक्राइन पार्ट की, जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं, सुनो। तो ये तो आपको पता है कि जो पेनक्रियास है इट इज अ स्पेशल ग्लैंड, क्योंकि ये कैसा है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन का मतलब कि इसके पास दोनों पोर्शंस है। कौन कौन से? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, और अब एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या मतलब है? कि ये क्या रिलीज करेगा? हॉर्मोन्स रिलीज करेगा, वो हमें पता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, दो हॉर्मोन्स होते हैं इसके। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या सिक्रीट करता है? डाइजेस्टिव जूसेस। और एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास क्या प्रेजेंट होती है बच्चों? डक्ट प्रेजेंट होती है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनके पास डक्ट एब्सेंट होती है। तो जो पेनक्रियास की डक्ट है उसका नाम क्या है? डक्ट ऑफ विल्सन। तो वो इस तरीके से ये डक्ट है जो किसमें खुल रही है आके? ऐसे नहीं खुलती, पूरा हिपैटोपेनक्रियाटिक सिस्टम होता है। पर मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इस डक्ट का नाम क्या है? दिस इज द डक्ट ऑफ विल्सन, जो कि पेनक्रियास की डक्ट है। ठीक, और ये एंडोक्राइन पार्ट क्या सिक्रीट करता है बच्चों? दो हॉर्मोन्स। कौन कौन से? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। और एक्सोक्राइन पार्ट क्या सिक्रीट करता है? डाइजेस्टिव जूसेस। अगर मैं पूरे पेनक्रियास की बात करूं बच्चों, तो सिर्फ पूरे पेनक्रियास में ओनली 2%, 1 to 2% पार्ट ही ऐसा होता है जो कैसा होता है? एंडोक्राइन। बाकी सारा उसका पोर्शन कैसा होता है? एक्सोक्राइन। और जो एंडोक्राइन पार्ट है पेनक्रियास का, उसको स्पेशल नाम दिया गया है उसकी सेल्स को, उसको हम बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहेंस। इस आइलेट ऑफ लैंगरहेंस में दो तरीके की सेल्स होती हैं, एक होती है अल्फा सेल, दूसरी होती है बीटा सेल। तो इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स और ग्लूकागॉन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स। समझ में आया? तो जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन पार्ट है किसका? पेनक्रियास का,
उसमें सिर्फ 1 से 2% सेल्स होती हैं जिनको आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। उसमें भी दो तरीके की सेल्स है, अल्फा सेल जो इंसुलिन बना रही है और बीटा सेल जो कि क्या बना रही है, ग्लूकागॉन। चलो एक सवाल मेरा कि सपोज अगर ये डक्ट ऑफ विल्सन कहीं से कट जाए या ये पथरी हो गई है इसमें या ये ब्लॉक हो जाए तो क्या इंसुलिन और ग्लूकागॉन के रिलीज पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्यों? हाँ, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हो, उसको वैसे भी डक्ट से कोई लेना देना है नहीं, तो पूरा प्रॉपर इंसुलिन ग्लूकागॉन दोनों रिलीज होने वाला है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक्सोक्राइन पार्ट पे जरूर फर्क पड़ जाएगा कि तुम्हारा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट सारा उसका डाइजेशन जो है वो रुक जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं बच्चों इंसुलिन की। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन कैसे हॉर्मोन्स है? दे बोथ आर पेप्टाइड हॉर्मोन्स, है ना। तो सबसे पहले मैं जरा इंसुलिन के बारे में तुम्हें स्टोरी सुनाती हूँ। कहाँ से रिलीज हो रहा है ये? जो अल्फा सेल्स हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियास से ये इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है। इंसुलिन का काम क्या है कि ये क्या करता है? इट लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये क्या कर रहा है बच्चों? लोअर कर रहा है ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को। कैसे? कैसे? सबसे पहली बात, ब्लड में ग्लूकोज है यानी शुगर है, ठीक है। उसको अगर सेल ले जाएं तो ब्लड से ग्लूकोज चला जाएगा। तो ये क्या करता है? ये इंक्रीज कर देता है अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल, ठीक है। इट इंक्रीजेस द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स, ठीक है। कैसे? ये चैनल्स बना देता है, ग्लूट 4 चैनल्स जो है वो बन जाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारा ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाता है, ठीक। दूसरी बात, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन क्या है? हमारी बॉडी का जो स्टोरेज फॉर्म है, जैसे प्लांट स्टोर कर लेते हैं स्टार्च की फॉर्म में, है ना। अब ग्लूकोज को तुमने बार बार जोड़ जोड़ के ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बना दिया लिवर में, ठीक है। प्रोसेस कहाँ होता है? लिवर में। तो अगर ये प्रोसेस जो है हो गया है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया है लिवर में, तो क्या होगा बच्चों? ग्लूकोज ब्लड से कम हो जाएगा। इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस, कि आपने ग्लाइकोजन बना दिया, ठीक है। डन। थर्ड, इट इनहिबिट एक प्रोसेस दैट इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो का क्या मतलब होता है? बायो में नियो का मतलब होता है न्यू, जेनेसिस का मतलब होता है बनना, और ग्लूको का क्या मतलब है? ग्लूकोज के नए मॉलिक्यूल्स के बनने को रोक रहा है कौन? इंसुलिन। तो अगर नहीं हो रही है ग्लूकोनियोजेनेसिस, नहीं बन रहा है नया ग्लूकोज, तो ब्लड में भी नहीं बढ़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ दैट ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स, है ना। बॉडी में एक प्रोसेस होता है कि हम अमाइनो एसिड और फैटी एसिड से भी क्या बना सकते हैं? ग्लूकोज। तो वो कौन नहीं होने दे रहा? इंसुलिन नहीं होने दे रहा है। तो अगर ये सारी चीजें होंगी नहीं तो उससे क्या हो जाएगा कि भाई तुम्हारा जो भी वो है ग्लूकोज ब्लड में, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नोट कर लिया इसको? चलो, अब तुम मुझे खुद बताओ कि ग्लूकागॉन क्या करता होगा? कन्वर्ट कर देता होगा, और ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट कर देता होगा, और सेल्स को इनहिबिट कर देता होगा। तो तीनों काम उसने ऑपोजिट कर दिए, तो उसकी वजह से ब्लड का ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया? बढ़ गया होगा, है ना। ग्लूकागॉन कर रहा है ना ऑपोजिट ऑपोजिट काम। तो ग्लूकागॉन के काम भी वही मेरे को लिखवा दो। तो ग्लूकागॉन क्या कर रहा है? पहला,
इनहिबिट ग्लूकोज अपटेक बाय सेल। पहला काम तो ये। दूसरा क्या काम कर रहा है? इट प्रमोट्स breakdown of glycogen into ग्लूकोज। इस प्रोसेस का स्पेशल नाम है, इसको हम बोलते हैं, ग्लाइकोजन को तोड़ दिया ना तो ग्लाइकोजेनोलिसिस। लाइसिस का मतलब तोड़ना होता है ना, तो तुमने जो ग्लाइकोजन बनाया था अब तुमने उसको तोड़ दिया तो ग्लूकोज जो है वो बढ़ गया। और इट प्रमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन हो रही है, अमाइनो एसिड से भी ग्लूकोज बन रहा है, फैटी एसिड से भी ग्लूकोज बन रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं दैट इट प्रमोट्स क्या? ग्लूकोनियोजेनेसिस। डन। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आपका जो भी ग्लूकोज का लेवल है दोनों हॉर्मोन्स मिलके मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन is responsible for the regulation of blood glucose level। डन। अब तुम्हें दो हॉर्मोन्स तो ऐसे पता लग गए जो एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। कौन कौन से? कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन, और इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। डन। पेनक्रियास के बाद कौन सा आएगा हमारा? क्या बचा अब? बस टेस्टिस और ओवरीज बची है ना। ठीक है, चलो इस चीज को समझो बच्चों। पहले मैं ओवरी के बारे में बात करती हूँ। देखिए, ये मानो मैंने फीमेल की ओवरी का एक सेक्शन बनाया है। ठीक है, अब ओवरी इज द प्लेस ना जहाँ पे ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन क्या होता है? इधर देखो, द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, क्या बोलते हैं उसको? ओव्यूलेशन। ठीक है, ये ओव्यूलेशन कब होती है? 28 डेज की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें 14th डे पे। पता है तुम्हें? अर्नव पढ़ रखा है ये कि ओव्यूलेशन कब होती है? नहीं पढ़ा? चलो रिप्रोडक्शन में इसको थोड़ा सा देखेंगे। पर ये तो पता होगा कि जो ओवरी होती है वो एग रिलीज करती है। ठीक है, तो एग कब रिलीज करती है? जब भी रिलीज करती है उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? ओव्यूलेशन। तो हर मंथ में एक एग रिलीज होता है। ठीक है, और कब रिलीज होता है वो एग? सपोज करो कि मैंने मंथ की बात कर ली तो 1 से 30 मान लिया, तो लास्ट से जो 14th डे होगा उस पे क्या होता है? एग रिलीज होता है। तो हमेशा और हमेशा ओव्यूलेशन कब होती है? एट दी 14th डे, क्योंकि हम जनरली इस साइकिल को 28 डेज का मान के चलते हैं। ठीक है, तो 28 डेज के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है? 14th डे पे जो एग है वो रिलीज हो जाएगा। ये जो एग रिलीज हो रहा है या ओव्यूलेशन हो रही है, इसके लिए एक हार्मोन की जरूरत है। क्या नाम है उस हार्मोन का? कौन सा? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये LH कौन सा हार्मोन है? कहाँ से आया? पिट्यूटरी से। इसका मतलब पिट्यूटरी से वो किसको रेगुलेट कर रहा है? ओवरी को। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे ओवरी में बहुत सारे क्या प्रेजेंट होती है? फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं। फॉलिकल्स का क्या मतलब होता है? ऐसे एक सेल होती है, इसको सराउंड करे हुए बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स होती हैं इस तरीके से। जो सबसे ज्यादा मेच्योर फॉलिकल होती है उसको हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। थोड़ा समझने की कोशिश करना, सबसे ज्यादा मेच्योर फॉलिकल को कौन सा बोलते हैं हम? ग्राफियन फॉलिकल। इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या रखा हुआ है? हमारा ओवम, एग। ठीक है, अब
14th डे पे क्या होने वाला है, LH जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक पे होगा, जितना ज्यादा निकल सकता है उतना ज्यादा LH जो है वो रिलीज हो रहा होगा, जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रप्चर। देख लेना, अर्णव में सारे हार्मोन्स एक ही साथ बताऊंगी। पहले तो ये क्या हो रही है, फॉलिकल डेवलप हो रही है, ये क्या है, डेवलपिंग फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल कौन सी है सबसे ज्यादा, मेच्योर फॉलिकल। 14th डे पे सबसे ज्यादा क्या रिलीज हो रहा है, LH। LH की वजह से ये ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएगी, रप्चर। जैसे ही ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी तो क्या रिलीज हो जाएगा, ओवम। लेकिन कुछ फॉलिकल का पार्ट अंदर भी तो बच जाएगा, बचेगा या नहीं बचेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस लूटियम। ठीक है, समझ में आया। और ये, हाँ क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन 14th डे पे, मतलब कि अगर 1 मंथ की बात कर रहे हैं तो एकदम मिडल ऑफ मंथ में, ठीक है, LH सबसे ज्यादा हाई लेवल पे चला जाएगा और वो क्या कराएगा, ओव्यूलेशन। ठीक है, लेकिन जब तक LH रिलीज नहीं हो रहा तब तक क्या हो रही है, फॉलिकल डेवलप हो रही है। जो सबसे मेच्योर फॉलिकल है वो है ग्राफियन फॉलिकल। 14th डे पे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी और क्या निकल जाएगा यहाँ से, ओवम। जो फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट अंदर रह जाएगा उसको हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हमने, अगर मैं फीमेल की बात करूं तो मैं एक ही साथ तुम्हें 4 हार्मोन के बारे में बताने वाली हूँ। एक है तुम्हारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है तुम्हारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तीसरा है तुम्हारा एस्ट्रोजन, चौथा है प्रोजेस्टेरॉन। सबके काम देखो, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि फॉलिकल्स को बोल रहा है कि तुम क्या करो, डेवलप करो। तो FSH का काम क्या है बच्चों, फॉलिकल्स को डेवलप कराना। ठीक है, चलो, अब ये जो फॉलिकल डेवलप हो रही हैं, ये डेवलपिंग फॉलिकल रिलीज करती हैं क्या, ईस्ट्रोजन। सो डेवलपिंग फॉलिकल क्या रिलीज करती है बेटा, समझ में आया। तो अब कैसे उसने रेगुलेट कर दिया, देखो, पिट्यूटरी से आया क्या, FSH, और वो कैसे बोलेगा कि भाई तुम ईस्ट्रोजन रिलीज करो, ऐसे बोलेगा कि जो फॉलिकल्स है उसको डेवलप कराएगा और डेवलपिंग फॉलिकल खुद ब खुद क्या रिलीज करेंगी, एस्ट्रोजन। ठीक है, फिर आई किसकी बारी, LH की। तो LH का काम तुम्हें पता है कि एट द डे 14th ये क्या करा देगा, ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन के बाद क्या बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है, इट विल स्टार्ट सिक्रीटिंग प्रोजेस्टेरॉन। क्या रिलीज करेगा ये, प्रोजेस्टेरॉन। तो ईस्ट्रोजन कहाँ से आ रहा है, डेवलपिंग फॉलिकल से। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से आ रहा है, तुम्हारा कॉर्पस ल्यूटियम से। LH और FSH कहाँ से आ रहे हैं, तुम्हारे पिट्यूटरी से। समझ में आया। तो होता क्या है, यही बताते हैं। हाइपोथैलेमस से सेम सिग्नल आएगा, इधर देखो, किसके पास आएगा, पिट्यूटरी के पास। और पिट्यूटरी से बोला जाएगा कि तुम गोनाड से काम कराओ। गोनाड कौन है यहाँ पे, ओवरी। कौन सी है, ओवरी। तो पिट्यूटरी एक हार्मोन निकालेगी ओवरी तक पहुंचने के लिए, क्या नाम है उसका, GnRH, सुना है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बहुत सारा ग्रुप ऑफ हार्मोन है, जिसमें से 2 मेन कौन कौन से हैं, LH और FSH। सो LH किस पे काम कर रहा है, ओव्यूलेशन पे। FSH किस पे काम कर रहा है, डेवलपिंग फॉलिकल से। डेवलपिंग फॉलिकल क्या कर रही है, ईस्ट्रोजन रिलीज कर रही है, और आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है वो क्या सिक्रीट कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। समझ में आया थोड़ा थोड़ा। चलो, अब एस्ट्रोजन का फंक्शन देख लेते हैं और प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन देख लेते हैं। क्या फंक्शन हो सकता है एस्ट्रोजन का, सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ, प्रोलिफरेशन ऑफ
यूटरस। देखो आप समझो इसको, अगर मान लो ये बनाया मैंने यूटरस, तो ये जो यूटरस की वॉल होती है ये इस तरीके से है मान लो, तो प्रोलिफरेशन का मतलब है कि ऐसी हो गई, समझ रहे हो, कि वो बढ़ रही है साइज में। क्यों बढ़ रही है? कि इनकेस अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो हमें क्या करना है, बेबी को होल्ड कर लेना है। सो दैट इज प्रोलिफरेशन। कौन करा रहा है ये प्रोलिफरेशन? आपका एस्ट्रोजन। दूसरा काम क्या होता है इसका? दूसरा काम क्या है इसका? ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो जो मैमरी ग्लैंड होते हैं उनकी क्या कराएगा, ये ग्रोथ कराएगा। साथ ही साथ जो भी सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके लिए एस्ट्रोजन हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक। नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या हो सकता है? ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इट सपोर्ट्स प्रेगनेंसी। अब इसका क्या मतलब है? किसको सपोर्ट कर रहा है ये? प्रेगनेंसी को। अब मेरी बात सुनो, एग रिलीज हुआ, एग रिलीज होने के बाद ईस्ट्रोजन ने साथ ही साथ क्या कर दिया, यूट्रस की वॉल को प्रिपेयर कर दिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद है, कभी पढ़ा था? चलो बना के दिखा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसे रफ बना रही हूँ समझाने के लिए। अब मेरी बात सुनो, देखो यहां से एग रिलीज होता है, ठीक है, ये एग यहाँ पे आ जाता है। अर्नव सुन लो, नींद आ रही है? ठीक है, ये एग ना फेलोपियन ट्यूब में बैठा रहता है। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो इसको यहाँ पे अपने आप को अटैच कर लेना है, क्योंकि वोम्ब इज द प्लेस जहाँ पे बेबी की पूरी डेवलपमेंट होने वाली है। तो इस वॉल को प्रिपेयर होना पड़ेगा ना, ताकि ये जो भी बेबी बनकर आएगा, यहाँ से एम्ब्रियो बनकर आएगा, उसको ये कैप्चर कर ले, उसको इम्प्लांट कर ले। ठीक है, तो आपका एस्ट्रोजन का काम क्या होता है कि इसको प्रोलिफरेट कराती रहती है, कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए और यहाँ डिवीजन होते होते एम्ब्रियो आए तो उसको कैप्चर कर लिया जाए। पर अगर सपोज करो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो धीरे धीरे जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था वो क्या होने लगता है, डिग्रेड होने लगता है। और वो डिग्रेड होने लगता है जिसकी वजह से यूट्रस की जो वॉल है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो कॉर्पस ल्यूटियम फिर क्या नहीं होता, डिग्रेड नहीं होता, वो प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता ही रहता है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये जो यूट्रस की मेम्ब्रेन है उसको स्टेबल कर देता है। मतलब अब वो क्या नहीं होगी, ब्रेक नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो फिर क्या होगी, मेम्ब्रेन ऐसी की ऐसी बनी रहेगी और बेबी की यहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट होगी। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है दैट इट सपोर्ट्स प्रेगनेंसी। ठीक है, समझ में आया? एक लास्ट हमारा बचा है क्या, टेस्टिस। हेडिंग डाल दो बच्चों। पेयर्ड होती है टेस्टिस, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होती है। और टेस्टिस में क्या क्या होता है, तो स्पर्म बनते हैं और दूसरा यहाँ पे हॉर्मोन्स रिलीज होता है जैसे टेस्टोस्टेरोन। अब देखो यहाँ पे भी क्या होता है, LH आएगा और FSH आएगा। ठीक है, और ये LH FSH किस पे काम करेंगे, टेस्टिस पे, और क्या रिलीज करवा देंगे, ये टेस्टोस्टेरोन। लेकिन कैसे, उससे पहले तुम्हें टेस्टिस का एक स्ट्रक्चर थोड़ा पता होना चाहिए। सपोज करो अगर ये मैंने एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाया है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जैसे हमने थायराइड फॉलिकल्स में देखे थे। लेकिन यहाँ पे इनको फॉलिकल्स नहीं कहते, इनका स्पेशल नाम है, इनको बोलते हैं सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इस सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी क्यूब लाइक सेल होती हैं। याद करो हमने क्यूबॉइडल एपिथेलियम में ये भी पढ़ा है कि वो जर्मिनल लेयर की तरह काम करती है। जर्मिनल लेयर का मतलब क्या है, कि वो जर्म सेल्स बनाएगी। तो यहाँ पे इन क्यूबॉइडल एपिथेलियम से क्या बनने स्टार्ट हो जाएंगे, स्पर्म। तो यहाँ इन सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है, स्पर्म की फॉर्मेशन। ठीक है,
साथ ही साथ यहाँ पे दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का जो खाली जगह है, इनके बीच में और एक स्पेशल तरीके की सेल्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेडिक सेल। क्या बोलते हैं? लेडिक सेल, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? बिटवीन टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो होता क्या है, ये जो LH है ये किस पे काम करता है बच्चों? लेडिंग सेल पे। और ये लेडिंग सेल क्या रिलीज करती है? टेस्टोस्टेरोन। तो आया ना ये LH पिट्यूटरी से, करा ना इसने काम टेस्टिस पे, और क्या रिलीज करवा दिया? टेस्टोस्टेरोन। तो इस तरीके से ये रेगुलेट कर रहा है। बात है FSH की, तो FSH क्या करता है बच्चों? ये कुछ फैक्टर रिलीज करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, स्पर्मियोजेनेसिस के लिए। बस इसके लिए एक लाइन याद रखो, इट रिलीजेस फैक्टर विच इज important for spermiogenesis। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं लिखा है, इन दोनों में डिफरेंस होता है, क्या होता है ये हम रिप्रोडक्शन में देखेंगे, पर ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो समझ में आया? आपका हाइपोथैलेमस ने बोला किससे? पिट्यूटरी से, कि टेस्टिस से क्या रिलीज कराना है? टेस्टोस्टेरोन। तो पिट्यूटरी ने क्या भेजा? LH ने किस पे काम किया? लेडिक सेल पे। और क्या रिलीज कराया? टेस्टोस्टेरोन। अब अगर मैं फंक्शन की बात करूं टेस्टोस्टेरोन का, तो क्या फंक्शन होता है? देखो, इट हैज, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हैज एनाबॉलिक फंक्शन फॉर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो इसका एनाबॉलिक एक्शन रहता है किसके लिए? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के लिए। एनाबॉलिक का मतलब क्या है? कि ये बॉडी के अंदर प्रोटीन और क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट। तभी तो जो भी लाइक जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन रिलीज होने लगता है, जो भी मेल होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो ज्यादा मस्कुलर हो जाती है, क्योंकि किस कैसा फंक्शन है इसका? एनाबॉलिक, यानी प्रोटीन्स बना रहा है और कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। समझ में आया? ये तो थे हमारे मेन हॉर्मोन्स। इसके अलावा कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट नहीं हो रहे, अदर देन एंडोक्राइन ग्लैंड कहीं और से सिक्रीट हो रहे हैं। जैसे, पहले तो हेडिंग डाल लो, हॉर्मोन्स सिक्रेटेड फ्रॉम ग्लैंड्स, या हॉर्मोन सिक्रेटेड अदर ऑर्गन्स लिख लो, देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे पहला हार्मोन है एरिथ्रोपोइटिन। कहाँ से रिलीज होता है बच्चों ये? इट इज रिलीज्ड बाय किडनी। और ये क्या कराता है? फंक्शन है इसका, ये कराएगा अरिथ्रोपोइसिस। अरिथ्रोपोइसिस का क्या मतलब होता है? फॉर्मेशन ऑफ RBC। तो जैसे कहाँ पे? POEI। ठीक है, सो अरिथ्रोपोइटिन किडनी से रिलीज हो रहा है। कब रिलीज होता है याद करो, मैंने तुम्हें रेस्पिरेशन में पढ़ाया है कि जब हम लोग मतलब ऊंचे जगह चले जाते हैं तो क्या होता है कि वहां पे ऑक्सीजन कम होता है। ठीक है, अब अगर हम कुछ जगह कुछ टाइम पे रहते हैं मतलब रोहतांग पास या, तो उसमें क्या होता है कि हमारा RBC का नंबर जो है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? ताकि ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिल सके, क्योंकि ये हार्मोन रिलीज हो जाता है एरिथ्रोपोइटिन, जो एरिथ्रोपोइसिस करवाता है। ठीक है, एक और हार्मोन है जिसका नाम है ANF। सेकंड हार्मोन इज एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। ये जो हार्मोन है ये रिलीज होता है कहाँ से? हार्ट से। और ये क्या करता है? डिक्रीज करेगा ब्लड प्रेशर को। तो अगर ब्लड प्रेशर बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो हार्ट की वॉल ज्यादा स्ट्रेच होंगी, जिसकी वजह से ये हार्मोन जो है ये रिलीज हो जाएगा और क्या कर देगा? आपका
जो भी ब्लड प्रेशर है उसको कम कर देगा, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स वगैरह हैं वो सारी की सारी डायलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। उसके अलावा एक हार्मोन और है सिक्रेटिन, जो कि पेनक्रियास से सिक्रेट होता है, गैस्ट्रिन जो कि स्टमक से सिक्रेट होता है, वो मैं नोट्स दूंगी उसमें से तुम पढ़ लेना। ठीक है, एक एक फंक्शन है इसका। तो यहाँ पे हमारा एनिमल्स वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जो छोटी छोटी चीजें मैंने छोड़ी हैं वो नोट्स में मिल जाएंगी तुम्हें, जो इजीली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक, आज की क्लास खत्म करते हैं।